नमस्कार बच्चों, मैं वही चिरपरिचित श्रीमती स्वर्णलता सिंह। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। नया साल आपके लिए नव कौशल और नव लक्ष्य लेके आया है। उम्मीद करती हूँ कि अपनी मेहनत और अपनी लगन से आप नए नए आयाम और नए नए लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बाल अपराध। इससे पूर्व के वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि बाल अपराध होते क्या हैं, बाल अपराधी किसे कहते हैं, बाल अपराधी की विशेषता क्या होती है और बाल अपराधी बनने के पीछे किन कारणों का हाथ हो सकता है या किन कारण से बच्चे बाल अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कि बाल अपराध का निवारण कैसे किया जाए। किसी भी अपराध या किसी भी गलत कार्य जब होता है या कोई भी बीमारी जब होती है, उसका निवारण अवश्य होता है। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें उस चीज़ पे काम करना है, कार्य करना है। अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार से बाल अपराधी बन गया है या बनने के स्टेज पे है, तो हमें किस तरीके से उसको बचाना चाहिए बाल अपराधी बनने से। तो बाल अपराध के निवारण या निरोध या रोकने के कारणों में परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से बाल अपराध कम हो जाएं। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों ही इकाइयाँ बाल अपराध को रोकने में, बाल अपराध को निवारण करने में, बाल अपराध का निवारण करने में भी सहायक हैं। कहते हैं परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, परिवारजन उसके प्रथम गुरुजन होते हैं। तो सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाल अपराध के निवारण हेतु सबसे पहला कार्य या सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार की। तो परिवार के क्या ऐसे कारण होने चाहिए जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बाल अपराध की तरफ ना जाए। इसमें पहला है परिवार का उत्तम वातावरण। परिवार में वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। दूसरा है बड़े परिवार की वृद्धि पे नियंत्रण, यानी कि परिवार नियोजन अपनाएं कि परिवार ज़्यादा बड़ा ना हो, हम बच्चों की इच्छाएं पूरी ना कर पाएं, माता पिता बच्चों को ठीक से पाल पोस ना पाएं, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमें परिवार को नियोजित करके रखना चाहिए। बालकों को हमेशा निर्देशित करते रहना चाहिए। बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको बड़ों के निर्देशन की सख्त आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें ये निर्देशन विधियाँ और निर्देशन जो हैं वो बच्चों को समय समय पर बहुत प्रभावी ढंग से देने चाहिए, जिससे बच्चा सही और गलत करने में फ़र्क महसूस कर सके। फिर है बालकों का निरीक्षण। समय समय पर हमें बच्चों की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में क्या करना चाह रहा है, उसके व्यवहार में अचानक से बदलाव कैसे आ रहा है, ये बदलाव क्यों है, किस कारण से है, क्या वजह है, इन सब के बारे में परिवार का ही उत्तरदायित्व बनता है कि वो इन सब के बारे में ध्यान रखे। बालकों के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नफरत या कड़े अनुशासन वाला नहीं हो, सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। बालकों के अध्ययन की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चा किताबी शिक्षा से लेकर नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा तक को प्राप्त कर सके और उनको अपने अंदर उतार सके। बालकों के दैनिक व्यय की पूर्ति करनी चाहिए। जो भी बच्चा डेली खर्च कर रहा है या उसको आवश्यकता है, उसकी हमें पूर्ति करनी चाहिए। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। बच्चे को व्यवहार करना सिखाना, नैतिक व्यवहार करना सिखाना, नैतिकता के बारे में बताना, सही और गलत के बारे में बताना भी परिवार का ही उत्तरदायित्व है। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा करनी चाहिए। इसके अलावा कई बार बच्चा उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहता है जो कि उनको ज़रूरत नहीं है, परंतु कई बार पेरेंट्स को ये चाहिए कि उस आवश्यकता का सही गलत का ध्यान रखते हुए कभी कभी इस तरह की आवश्यकता भी पूर्ण कर देनी चाहिए जो कि बच्चा मांग करता है। इससे बच्चा सेटिस्फाइड होगा और वो किसी भी तरीके के गलत कार्य करने को अग्रसर नहीं होगा।
बालकों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास उनके अंदर करना चाहिए। बच्चों को सिखाना होगा कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है, और अगर वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसका साथ देना होगा, उसके आत्मविश्वास को बूस्ट करना होगा। ये तो थे परिवार के कार्य, जहाँ से बच्चा सर्वप्रथम सीखता है और बाहर निकलता है। उसके बाद हैं विद्यालय के कार्य। विद्यालय के कार्य में भी स्कूल का उत्तम वातावरण होना चाहिए। बालकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन नियंत्रित स्वतंत्रता होनी चाहिए। तरुण गोष्ठियों की स्थापना होनी चाहिए। जब जब इस तरह की गोष्ठियाँ होंगी तो बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होगा, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी और वो अच्छी शिक्षा लेने के प्रति जागरूक होंगे। अच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। उपचारात्मक व व्यावसायिक कक्षाएं होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे और अपने दिमाग में बिजीनेस को रखते हुए वो कुछ अच्छे और अपने रुचि के कार्यों को कर सके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के साथ साथ उसको करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे और अपने आप को व्यस्त रखे। अनुत्तीर्ण होने की समस्या का समाधान होना चाहिए। बच्चों के नंबर के प्रति कभी भी उनको परेशान या प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा किसी कारण से अनुत्तीर्ण भी हो गया है तो उसे हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए और उसका और अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए। वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए कि समाज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके नियम क्यों महत्वपूर्ण हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा रुचि व योग्यता अनुसार शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में सबसे ज़्यादा सहनशील और धैर्यता की आवश्यकता शिक्षकों में होनी चाहिए बच्चों की बजाय। एंड लास्ट है, अच्छी नागरिकता की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए कि हमारा घर या स्कूल ही सिर्फ हमारा नहीं है, संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश की संपूर्ण संपत्ति हमारी है, तो उसको ना नुकसान हो और ना ही उसके प्रति हम नेगेटिविटी लेके आएँ। नेक्स्ट है समाज व राज्य के कार्य। बालकों को कभी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की कोई रैली, कोई भीड़ भाड़ वाले जो भी अवसर हैं उनमें बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था हो, लेकिन निरपेक्ष मनोरंजन हो, किसी भी तरह का उसके अंदर राजनीतिक टच नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर है निर्धन बालकों की आर्थिक सहायता करते रहना चाहिए समय समय पर। उसके लिए अच्छे चैरिटेबल फंड्स, संस्थान बना देने चाहिए जो कि ईमानदारी से कार्य कर सकें। फिर है चलचित्रों पर नियंत्रण। मूवीज़ देखनी चाहिए बच्चों को, लेकिन किस प्रकार की देखनी चाहिए ये समाज और राज्य को कंट्रोल करना चाहिए। फिर है निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कार्य करने चाहिए। सामूहिक संघों का निर्माण होना चाहिए। गंदी बस्तियों की समाप्ति होनी चाहिए। अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार समाज, राज्य, परिवार व विद्यालय मिलकर यदि एकजुट होकर बाल अपराध की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें तो बच्चों निस्संदेह बाल अपराध की समस्या कम होएगी और सहज हो जाएंगे बच्चे और बाल अपराध खत्म हो जाएगा। अब बाल अपराध तो हो रहे हैं और होते रहते हैं, उनको उपचार की क्या विधियां हो सकती हैं? तो मुख्य रूप से बाल अपराध का जो मुख्य रूप से जो विधियां हैं ये 6 प्रकार की हैं, जिनसे अगर बाल अपराध हो गया है या बाल अपराध की तरफ बच्चा जा रहा है तो उसके निवारण हेतु हम वो उपचार कर सकते हैं। इसमें 2 विधियां मुख्य हैं। पहली है मनोवैज्ञानिक और दूसरी है वैधानिक। अब जो मनोवैज्ञानिक है उसके अंदर 3 प्रकार की विधियां आती हैं। वातावरणीय विधि, मनोवैज्ञानिक विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधियां। दूसरे नंबर की जो है वैधानिक विधि, उसके तहत आता है प्रशिक्षण विधियां, सुधार स्कूल और बंदी गृह। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मनोवैज्ञानिक विधियों में सबसे पहला आता है वातावरणीय विधि। बच्चों को हम
उनकी साइकोलॉजी को जाने, उनके अंदर चल रहे द्वंद्व को अगर पहचाने तो हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। जैसे वातावरणीय विधि में सबसे पहले बालक की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, उसके बाद उन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उसके सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार इस विधि में वातावरण के उन बुरे तत्वों को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिससे बच्चा बाल अपराध की तरफ अग्रसर होता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए माता पिता, शिक्षक, विद्यालय और पारिवारिक संबंधों को ठीक करना होगा, उनके वातावरण को ठीक करना होगा, जिससे कि बच्चा जो है वो बाल अपराध की तरफ अग्रसर ना हो। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधियाँ। ये जो मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं ये 5 तरह की विधियाँ होती हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर ये विधियाँ कार्य करती हैं। इसमें सबसे पहला है अनिर्देशात्मक विधि या नॉन डायरेक्टिव मेथड। इसके अंदर है कि उसने जो इस विधि को कार्ल रोजर ने जन्म दिया है। कार्ल रोजर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया इस विधि में और उन्होंने कहा कि इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी अपराधी जो है वो निर्देशन नहीं चाहता। ऐसे में हमें अनिर्देशात्मक विधि का इस्तेमाल करना होगा। इस विधि का मूल सिद्धांत ये है कि अपराधी में स्वयं अपनी समस्या को हल करने की शक्ति को निहित करना होता है। मानसिक चिकित्सक द्वारा अपराधी को अपराध को वर्णित करने की स्वतंत्रता देता है और चिकित्सक जो है वो बच्चे के दिमाग में इस तरह की पॉजिटिविटी पैदा करने की कोशिश करता है कि वह खुद अपनी समस्या को समझे और उसका निवारण करे। उसके बाद है मन नाटक विधि। इसे मोरेनो ने जन्म दिया, एक मनोवैज्ञानिक है मोरेनो। उन्होंने कहा इसके अंदर बच्चे को एक नाटक खेलने के लिए कहा जाता है या दिखाया जाता है जिसमें 2 पात्र होते हैं, एक है टक्सलरी अहम और दूसरा है प्राथमिक अहम, यानी कि जो ईगो की वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं उनका निवारण किया जाता है। और जब वो नाटक बच्चे को दिखाया जाता है या उसको उस नाटक में प्ले करवाया जाता है तब उसे उन अहम की जो ईगोज़ हैं उसके बारे में उसे पता चलता है और अपने अपराध किए हुए जो होते हैं उन पे उसको कार्य करने का मौका मिलता है और आगे ना करने की भी उनको प्रेरणा मिलती है। उसके बाद है समाज नाटक विधि। समाज नाटक विधि में बच्चे को इस तरह की नाटक खिलवाया जाता है या दिखाया जाता है जिसमें कि बच्चे ने जो अपराध किया हो उसको दर्शाया जाता है और बच्चे के मन में ये भ्रांतियाँ, ये बच्चे के मन के अंदर ये पैदा किया जाता है विचार कि उसने जो किया वो गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से अनेक मतलब अपराधी बालकों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है और जो समाज नाटक विधि है ये काफ़ी अपने आप में सक्सेस विधि है। उसके बाद है कीड़ा विधि या प्ले मतलब विधि। इसके अंदर बच्चों को इस प्रकार के खेल खिलवाए जाते हैं जो रचनात्मक शक्ति का विकास करते हैं। इसके अंदर रचनात्मकता करने से या रचनात्मक कार्य करने से बच्चे को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद वह अपना ध्यान अपराध की ओर नहीं लगाता बल्कि और क्रिएटिव प्ले करने की सोचता है। उसके बाद है अंगुली चित्रण विधि, फिंगर पेंटिंग मेथड। इसमें बच्चों को कहा जाता है विभिन्न प्रकार के रंग देकर उनसे कहा जाता है आप अपनी उंगलियों को रंगों में डुबोएं और जो ऐसा भी चित्रण आपके दिमाग में आता है आप वो चित्र बनाएं। इस प्रकार से बच्चे जो भी चित्र बनाते हैं उससे बच्चों जो हैं वो संवेगात्मक तनावों से बाहर आते हैं और वो अपनी जो भी उनके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो उस चित्रण के माध्यम से उनको चित्रित करते हैं और बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मुझे किस प्रकार से क्या दुख है, क्या परेशानी है और वो है। तीसरे नंबर का है मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसके अंदर भी 2 विधियां हैं। पहला है शब्द साहचर्य विधि।
इस विधि में अपराधी बालक के सामने कई शब्द रखे जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जो भी शब्द आपको दिए जा रहे हैं उन शब्दों के ऊपर आपके मस्तिष्क में जो भी बातें आ रही हैं वो बातें आप उन्हें बताइए, उन्हें लिखिए या उनको बोल के बताइए। ऐसा करने से विश्लेषण करके बालक की अपराध मनोवृत्ति का कारण पता चलता है और इन कारणों को दूर करके बालक में सुधार किया जा सकता है। जैसे बच्चा समाज शब्द सुनकर हत्या, उपेक्षा, जेल, घृणा शब्द कहता है तो हमें उन शब्दों पर कार्य करने की बच्चे को ज़रूरत होती है, उससे लिखवाया जाता है। फिर हम उन कारणों का पता लगा के बालकों को बाल अपराध की तरफ अग्रसर करने से हम रोकते हैं। फिर है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि में अपराधी बालक से उसके स्वप्नों के बारे में पूछा जाता है, उनका विश्लेषण करके अपराध का कारण का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात बालक को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। सपनों का विश्लेषण एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए और अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा नहीं। अगली जो विधि है वो है वैधानिक विधियां, जिसमें कि बच्चे को और कौन कौन सी विधियों से हम उनको कानूनन लीगल तौर से बाल अपराधी बनने से या जो बाल अपराधी बन चुके हैं उनसे उनको मुक्त करवाया जा सकता है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वैधानिक विधियां कौन सी हैं। बच्चों को जब उपचार विधि करनी चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे बच्चों की शिक्षा क्या होती है और किस प्रकार से देनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है।